जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम एचपी टैट के लिए केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम 25 डेज में ही सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और वीडियो के एंड में हम आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट वो भी करेंगे। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा +1 का टॉपिक है और जो भी हमने एनसीईआरटी में इसके से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में है और जो हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम वो सारे टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स होता है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दस इंटर कन्वर्जन, जिसमें हम दोस्तों थर्मो का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? हीट। ठीक है, जिसमें हम हीट और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हीट ट्रांसफर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और अब नेक्स्ट हमारा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट और साइज, जिसकी वैल्यू दोस्तों अमाउंट और साइज पे डिपेंड करती है, अमाउंट और साइज पे डिपेंड करती है, उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझ, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? अमाउंट पे और साइज पे डिपेंड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे मास है। ठीक है, मास की वैल्यू दोस्तों देखो, साइज पे हम पूछते कितना उसका अमाउंट है। ठीक है, 1 केजी है, 2 केजी है, कितना अमाउंट है, साइज कितना है उसका दोस्तों? वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम भी क्या है हमारे पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। साइज कैसे दोस्तों? लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी है, ठीक है दोस्तों, हाइट कितनी है, ये सारी जिसकी वैल्यू हमारे अमाउंट और साइज पे डिपेंड करती है दोस्तों, वो सारी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है दोस्तों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसके एग्जाम्पल याद कर लेना दोस्तों, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी किसकी है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो देखो दोस्तों, सबसे ये याद रखना, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है हमारे पास? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कैसे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हमारे पास दोस्तों एंट्रोपी, एंट्रोपी भी हमारे पास दोस्तों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दो एग्जांपल इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जांपल पूछे भी गए हैं। तो इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी हमारे पास दोनों क्या है दोस्तों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, विच इज़ इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होती है जिसके अमाउंट और साइज से, जो वैल्यू दोस्तों हमारे पास अमाउंट और साइज पे डिपेंड नहीं करती दोस्तों। क्या नहीं? डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर थोड़ी डिपेंड करता है हमारे पास अमाउंट, कितना अमाउंट टेम्परेचर, कभी आपने सुना ऐसा कि कितना अमाउंट टेम्परेचर है? ठीक है, प्रेशर कभी सुना आपने कितना अमाउंट प्रेशर है, कितना साइज है प्रेशर का, सुना कभी दोस्तों? तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसमें दोस्तों एक और बात याद रखना, इसका मेन एग्जाम्पल है डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो दोस्तों डेंसिटी क्या है? मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। तो मास भी हमारा एक्सटेंसिव है और इंटेंसिव क्या बोलते हैं? वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव है। बट दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हमारा कभी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों ये वाला एग्जाम्पल पूछा जाता है तो इसको याद रखना, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोसेस की तरफ। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोसेस से, इससे एग्जाम्पल पूछ लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल ही पूछते हैं एचपी टैट में। तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको मेन एग्जाम्पल तो आप अच्छे से ध्यान में रखो कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले क्या है हमारे पास दोस्तों? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल दोस्तों नाम से पता चल रहा है, थर्मल, थर्मो का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी मैंने शुरू में बताया था, हीट, जो हीट से रिलेटेड होता है। आइसो का मतलब होता है दोस्तों कांस्टेंट, हमेशा। आइसो का मतलब क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हीट मतलब कांस्टेंट हीट कैसे दोस्तों? टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल दोस्तों रेफ्रिजरेटर। ठीक है दोस्तों, क्या है? रेफ्रिजरेटर, GERATOR, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हमारा।
ठीक है दोस्तों, ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर कैसे, रेफ्रिजरेटर हमारे पास जो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है दोस्तों। हम एक बार मेंटेन कर देते तो उसका टेम्परेचर मान लो 3 पे रखा है तो उसका 3 ही टेम्परेचर रहेगा अंदर। ठीक है दोस्तों, एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, 4 कर देंगे तो 4 रह जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम का ऑप्शन होता है दोस्तों, मतलब कांस्टेंट अंदर क्या रहता है, कांस्टेंट ही टेम्परेचर रहता है, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस जैसे कि हम बॉल बैलून्स में जब हम गैस भर देते हैं तो उसको देखते हैं आप, उसमें थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, बैलून से गैस बाहर निकल जाती है और वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो भी किसका है, टेम्परेचर जैसा मर्जी हो दोस्तों, कांस्टेंट टेम्परेचर भी वो एक्सपेंशन ऑफ गैस होती है। ये दोनों एग्जांपल क्या है दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस के। नेक्स्ट हमारे पास आइसोबारिक। दोस्तों आइसो से पता चला क्या, कांस्टेंट, बार किसकी यूनिट होती है दोस्तों, प्रेशर की, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, तो एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट प्रेशर, जिसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये मैंने एग्जांपल लिखा, प्रोसेस इन विच वाटर बॉइल्स एट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। अगर दोस्तों नहीं समझ आ रहा तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, डेली अपडेट हो जाती है पीडीएफ उस पर, हमारे जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों इसका एग्जांपल है प्रोसेस इन विच वाटर बॉइल्स। नेक्स्ट हमारे पास आइसोकोरिक दोस्तों, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम कांस्टेंट, जिसमें क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। ऑटो साइकिल दोस्तों, इसका एग्जांपल याद रखना, एक साइकिल होती है ऑटो साइकिल, जब हम बड़ी क्लासेस में हमने पढ़ रखी होगी ये ऑटो क्लासेस, ऑटो साइकिल, सॉरी ऑटो साइकिल किसका एग्जांपल है दोस्तों, आइसोकोरिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास एडाबैटिक प्रोसेस, ADIABATIC, इसको दोस्तों ध्यान से सुनना, एडाबैटिक प्रोसेस। इसमें हम बहुत ज़्यादा थोड़े कन्फ्यूज़न भी होता है कि एडाबैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं। तो एडाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें दोस्तों हीट का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता। मान लो दोस्तों ये अगर एडाबैटिक वॉल है हमने लगा रखी, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर 40 डिग्री है तो ये दोस्तों हमारे पास 40 ही रहेगा। ठीक है, जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एडाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बट हम एक बात याद रखना दोस्तों, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, बट हम इस पे वर्क डन कर सकते हैं, इस पे हम काम कर सकते हैं, कोई भी काम, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, ऑन द सराउंडिंग, दोनों कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एडाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, मान लो एडाबैटिक वॉल है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये एडाबैटिक वॉल है दोस्तों, इसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब हीट यहाँ से हीट का जो अगर अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर तो अंदर 40 ही डिग्री रहेगा, किसी सराउंडिंग की वजह से। आप चाहे उसको फ्रिज में रख लो, चाहे आप जिसमें जहाँ मर्जी रख लो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसीलिए ये प्रोसेस विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एडाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। इसका एग्जांपल दोस्तों, जब हम देखो किसी टायर से, जो हम गाड़ी का टायर होता है उससे जब हम हवा निकालते हैं तो दोस्तों हवा निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, उसकी हवा जितनी है दोस्तों 22 है तो 22 ही रहती है। ठीक है दोस्तों, पर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पिन लेते हैं और उस पर थोड़ा सा वर्क डन करते हैं, उसकी निब पे टच करते हैं और उसकी हवा निकाल देते हैं। तो ये भी दोस्तों किसका एग्जाम्पल है, एडाबैटिक प्रोसेस का। ठीक है, लिखा भी होगा मैंने यहाँ पे, रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम न्यूमैग्नेटिक टायर्स। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्टेट फंक्शन की तरफ। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो जिसकी वैल्यू हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करती है, मतलब जिसकी वैल्यू हमारे पास पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जिसकी वैल्यू हमारे पास पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इस उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। डज नॉट दोस्तों, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, जिसकी वैल्यू पाथ पे नहीं डिपेंड करती उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। पाथ पे नहीं डिपेंड करेगी तो किस पे डिपेंड करेगी दोस्तों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है हमारे पास, मान लो पहले 30 डिग्री टेम्परेचर था, ठीक है, अब कितना हो गया 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया।
तो दोस्तों हम इसके पाथ पे थोड़ी जाएंगे कि कैसे टेम्परेचर चेंज हुआ, क्या उसमें प्रोसेस से हुई, कभी नहीं जाएंगे। तो इनिशियल टेम्परेचर जो था 30 डिग्री, बाद में कितना हुआ दोस्तों, फाइनल कितना हुआ 40 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल दोस्तों इंटरनल एनर्जी, डेंसिटी और टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सारे दोस्तों किसके एग्जाम्पल है, स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल है। पाथ फंक्शन दोस्तों इसका ऑपोजिट हो जाता है। पाथ फंक्शन क्या हो जाता है दोस्तों, इसका ऑपोजिट हो जाता है। पाथ फंक्शन क्या होता है दोस्तों, जिसकी वैल्यू हमारे पास पाथ पे डिपेंड करती है। नाम से पता चला पाथ फंक्शन, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड करती है दोस्तों। जैसे हीट और वर्क, ये दोस्तों दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट और वर्क ये क्या है, दोनों ही पाथ फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, याद रखना दोस्तों, क्यू से डिनोट करते हैं। हीट को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और जहाँ पे यहाँ पे देखो दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था, द प्रोसेस इन विच डज नॉट एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होती तो उसकी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों, 0 हो जाती है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि क्यू की वैल्यू 0 कौन सी प्रोसेस में होती है दोस्तों, कौन सी प्रोसेस में होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस में, जिसमें हीट ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, तो ऑब्वियसली उसमें क्यू की वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है दोस्तों। अब जैसे पाथ फंक्शन को बता रहा था मैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, विच डिपेंड अपॉन दी पाथ, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। हीट मान लो दोस्तों, हीट किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड करती है। वर्क किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, पाथ पे वर्क करता है। वर्क देखो दोस्तों, वर्क क्या होता है दोस्तों, वर्क जब भी हम काम करते हैं या तो ऑन द सिस्टम होगा या बाय द सिस्टम होगा, या तो सिस्टम के द्वारा होगा या सिस्टम पर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों हमारे पास कैसे वर्क चेंज हुआ, कैसे हमने वर्क किया, ऑन द सिस्टम किया दोस्तों या बाय द सिस्टम किया, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों ही किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हमेशा याद रखना दोस्तों, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन जाता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल एनर्जी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं, द टोटल एनर्जी कंटेन्ड बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मतलब टोटल एनर्जी जो एक किसी सिस्टम में टोटल एनर्जी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लो इस सिस्टम में क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो उनकी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी भी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो टोटल एनर्जी बोल रहा है दोस्तों, कई जगह मैकेनिकल एनर्जी भी होगी, मतलब बहुत सारी एनर्जी, जो भी एनर्जी इसमें है उन सब का टोटल हमारे पास क्या होता है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। तो एक सिस्टम में जितनी भी एनर्जी पाई जाती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे मैकेनिकल एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी पाई जाती है उन सब के टोटल को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। इसको हम दोस्तों किससे डिनोट करते हैं हम, सॉरी दोस्तों, बड़े यू से, किससे डिनोट करते हैं, बड़े यू से, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे पास स्टेट फंक्शन होता है ना, ठीक है दोस्तों। स्टेट फंक्शन हमने पढ़ा था, क्या होते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन होते हैं विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। तो इंटरनल एनर्जी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती दोस्तों, ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, एक्सटेंसिव क्या थी हमारे पास, हुज विच वैल्यू डिपेंड अपॉन द अमाउंट और साइज पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास अमाउंट पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी भी अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो ये भी दोस्तों क्या प्रॉपर्टी हमारे पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जब भी हमारे पास इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन करना है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी था। तो हम इस किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, कैलोरीमीटर से डिनोट करते हैं। कौन सा कैलोरीमीटर दोस्तों, बॉम्ब कैलोरीमीटर। किससे दोस्तों, बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम इंटरनल एनर्जी को मेज़र करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी इंटरनल एनर्जी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारा डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों वहाँ पे कई ऑप्शन होते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है, या एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, किस पे, एनर्जी पे दोस्तों। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है दोस्तों, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एनर्जी ना भी क्रिएट हो सकती है ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट ये दोस्तों इंटरचेंज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है वन फॉर्म से लेके अनदर फॉर्म की तरफ। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी पे डिपेंड करता है दोस्तों। इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है दोस्तों, चेंज इन इंटरनल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, यू क्या है इसका, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू दोस्तों हमारे पास इसमें हीट है, और डब्ल्यू हमारे पास इसमें वर्क डन है। और दोस्तों एक और बात याद रखना, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अगर वर्क डन हम सिस्टम पर कर रहे हैं तो क्यू की वैल्यू डब्ल्यू होगी, क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, तो ये कौन सा होगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। ये दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम कैसे होता है। मान लो ये हमारे पास एक पिस्टन लगा है, अगर हम इस पिस्टन को प्रेस करेंगे तो हम किस पे काम करें, मान लो ये क्या हमारे पास सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारे पास सिस्टम है, तो अगर हम पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं तो ये पिस्टन यहाँ तक को मूव हो जाएगा दोस्तों, यहाँ को मूव हो जाएगा। तो हमने किस पे काम किया, ऑन द सिस्टम पे काम किया। किस पे काम किया, सिस्टम पे काम किया। पर अगर यही पिस्टन, मान लो दोस्तों यहाँ पिस्टन ये था, अगर यही पिस्टन क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, मतलब वो यही पिस्टन कहाँ हो जाए, ऊपर चला जाए। ठीक है दोस्तों, ये पिस्टन पहले यहाँ था, अब कहाँ चल गया, ऊपर चल गया। तो अगर ये पिस्टन हमारा ऊपर को जा रहा है, और किसके द्वारा जा रहा है, सिस्टम के द्वारा, सिस्टम इस पे काम कर रहा है, तब ये पिस्टन मूव किया ऊपरली साइड को, तो दोस्तों क्या हुआ, बाय द सिस्टम। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू माइनस डब्ल्यू। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो क्यू की क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। और ये दोस्तों किस पे बेस, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और दोस्तों हीट की यूनिट क्या होती है हमारे पास दोस्तों, जूल होती है। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। और 1 कैलोरीज की वैल्यू दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है, पूछ भी देते हैं, 4.184 जूल। 1 कैलोरीज की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 4.184 किलो जूल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 1 कैलोरीज की वैल्यू कितनी होती है, 4.184 जूल के बराबर। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होता है दोस्तों, द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी का सम। इंटरनल एनर्जी क्या थी दोस्तों हमारे पास, यू थी, डेल्टा यू। सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी प्लस, सम का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस। तो द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, मतलब प्रोडक्ट किसका होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का। इसको यू प्लस पी वी क्या होता है हमारे को, और एंथैल्पी को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच से। तो दोस्तों रिलेशन बन गया हमारे पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकली, द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। और ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे होती है दोस्तों। और एंथैल्पी क्या है दोस्तों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने शुरू में भी आपको बताया था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट और साइज पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। और दोस्तों एक और बात इसमें ध्यान रखना, तो अगर फॉर सॉलिड के लिए दोस्तों पी डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो जाती है तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा एच हो गया हमारे पास डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। किसके लिए दोस्तों, सॉलिड के लिए, क्योंकि पी डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी दोस्तों, तो यू प्लस 0 क्या होता है, 0, तो डेल्टा यू वैसे ही रह जाएगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू आ जाएगी फॉर सॉलिड्स के लिए। पर दोस्तों फॉर गैस के लिए, किसके लिए, फॉर गैस के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है दोस्तों, ये मैं बताता हूँ एन जी आर टी कहाँ से आया, क्योंकि दोस्तों हमने आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पी वी इजिकल टू एन आर टी, पी वी इजिकल टू एन आर टी। तो वैल्यू भर दी दोस्तों, पी वी थे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू भर दी, तो वैल्यू भर के क्या आ गया, डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस पी वी था, तो यू प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों, एन आर टी। ठीक है, एट हमारे पास प्रेशर चेंज होता है तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होते हैं। तो डेल्टा एन को क्या लिखते हैं हमने दोस्तों, डेल्टा एन लिख दिया। और जी का क्या मतलब, एट गैसियस मॉलिक्यूल, तो डेल्टा एन जी आर टी। तो ये इक्वेशन क्या बन गई दोस्तों, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी बन गई। और डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, प्रोडक्ट, जितना हमारे पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा उसकी वैल्यू हमारे पास, डेल्टा एन जी की वैल्यू ऐसे निकालते हैं हम, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो और दोस्तों इसमें एक और बात ध्यान रखने की है कि एंथैल्पी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक और बात, अगर हमारे पास दोस्तों डेल्टा एच की वैल्यू क्या, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से अगर हमने फाइंड आउट करके नेगेटिव आ जाती है,
दोस्तों डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती तो वो क्या है दोस्तों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वो कौन सी प्रोसेस है दोस्तों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मैंने जब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ाया था वहाँ भी आपको बताया था कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच क्या है हमारे पास दोस्तों, एंथैल्पी। अगर एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो प्रोसेस कौन सी दोस्तों, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाली अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो उसमें भी मैंने ये बताया था, ठीक है, कि अगर एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक और एच की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एच की वैल्यू कैसे निकालते दोस्तों, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। और डेल्टा एच क्या होता है दोस्तों, एंथैल्पी होता है, और एंथैल्पी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें एक और बात याद रखना दोस्तों, हम मेजरमेंट जब भी हम करेंगे डेल्टा एच और डेल्टा यू की, डेल्टा यू क्या था दोस्तों, एंथैल्पी, और डेल्टा एच क्या था, इंटरनल एनर्जी। नहीं दोस्तों, डेल्टा एच, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। तो डेल्टा एच क्या है हमारे पास दोस्तों, अभी अभी पढ़ा हमने, एंथैल्पी। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी है, और डेल्टा यू क्या है दोस्तों हमारे पास, इंटरनल एनर्जी। और एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को जब भी हम मेज़र करेंगे तो हम कैलोरीमीटर से ही इसको मेज़र करते हैं। अभी अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था दोस्तों कि इंटरनल एनर्जी को हम कौन से कैलोरीमीटर से मेज़र करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर से मेज़र करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी देते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंट्रोपी की तरफ। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंट्रोपी क्या होती है दोस्तों, एंट्रोपी आप सिंपल से याद रखना, जिसमें डिसऑर्डरनेस को हम मेज़र करते हैं, या डिग्री या डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को मेज़र करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, एंट्रोपी बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम डिसऑर्डर और रैंडमनेस को मेज़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी किससे डिनोट करते हैं हम दोस्तों, एस से डिनोट करते हैं। और एस मतलब इसमें एस इजिकल टू किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन टी, जिसमें क्यू क्या है हमारे पास, हीट, और टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो दोस्तों इसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो जूल केल्विन इनवर्स इसकी क्या आ गई दोस्तों, हीट आ गई, या जूल पर केल्विन इसकी क्या आ गई हमारे पास, इसकी यूनिट आ गई। इसमें दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट बात ये याद रखने की है कि जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, ये पूछते हैं दोस्तों, जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो एंट्रोपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जीरो आ जाएगी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो आ जाएगी। और जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है, क्या, जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो इसमें डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है जीरो से। तो दोस्तों ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी की वैल्यू ज़ीरो होती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया एंट्रोपी। डिग्री और रैंडमनेस को जब भी हम मेजर करते हैं, मान लो इस गैस मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें क्या है दोस्तों, गैस मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, रैंडमनेस करते हैं, ये कभी यहाँ जाएंगे कभी यहाँ जाएंगे, चार साइड को जाएंगे, ठीक है। उनको मेजर करना जब हम एक सिस्टम के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, एंट्रोपी बोलते हैं। और दोस्तों मेजर करते कैसे हम, क्यू अपॉन टी, कितना उसमें हीट और कितने उसमें टेम्परेचर, एस इजकल टू क्यू अपॉन टी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैल्यू ज़ीरो होती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास ज़ीरो से ज़्यादा होती है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी हमारा किस पे बेस है दोस्तों, याद रखना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा एंट्रोपी पे बेस होता है। ये पूछ देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस है दोस्तों, एंट्रोपी पे बेस है। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज। जब भी उसमें कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज आएगा, कुछ भी चेंज आएगा उसमें, तो एंट्रोपी हमेशा क्या करेगी दोस्तों, इंक्रीज करेगी। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। मैथमेटिकली भी इसमें ऐसे लिखा, देखो, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। ये क्या होती है दोस्तों, जीरो से ज़्यादा होगी, हमेशा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज पे। ठीक है, और दोस्तों कोई भी उसमें चेंज लाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गिव्स एनर्जी। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिव्स एनर्जी, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गिव एनर्जी होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस
दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वर्क। उसमें कितनी एनर्जी है दोस्तों, किसी सिस्टम में मान लो इस सिस्टम में कितनी एनर्जी है, वो एनर्जी कितना वर्क डन कर रही है, कितना उसमें वर्क डन, उस एनर्जी की वजह से कितना काम हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गिव्स एनर्जी बोलते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू अ सिस्टम। एक सिस्टम में कितनी एनर्जी है और वो एनर्जी कितना काम कर रही है, कितना वर्क कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम गिव्स एनर्जी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन क्या होती है दोस्तों, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, चेंज के लिए दोस्तों डेल्टा जी लिखते हैं हम, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो डेल्टा जी क्या है दोस्तों, गिव्स फ्री एनर्जी है। और डेल्टा एच क्या है, इसमें चेंज इन एंथैल्पी है दोस्तों। डेल्टा एस क्या है, इसमें चेंज इन एंट्रोपी है। और टेम्परेचर क्या है दोस्तों, टी। ठीक है, एच हमारे पास एंथैल्पी होता है, एस हमारे पास एंट्रोपी होता है, जी हमारे पास गिव्स एनर्जी है। तो दोस्तों ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव होगी, और डी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन होगी, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू जब भी नेगेटिव आएगी तो प्रोसेस कौन सी होगी दोस्तों, एक्सोथर्मिक होगी। और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी दोस्तों, जब हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों देखो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। ठीक है दोस्तों, अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मतलब माइनस, इधर क्या है हमारे पास -4 है दोस्तों, टी डेल्टा एस की वैल्यू कितनी, -4 है। नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा। और एच की वैल्यू मान लो 2 है, एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए, 2 + 4 इज इक्वल टू 6 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पॉजिटिव आ गई। इसमें अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव कब आई थी हमारे पास, जब डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास, डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी दोस्तों हमारे पास, पॉजिटिव थी। और डेल्टा एच की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होती है, प्रोसेस कौन सी होती है दोस्तों, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस कौन सी होगी दोस्तों, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस भी होगी दोस्तों। अगर एक और बात, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और डेल्टा जी की पॉजिटिव वैल्यू कब होगी, जब डेल्टा एच की पॉजिटिव होगी, टी डेल्टा एस की नेगेटिव होगी। तो दोस्तों ये वाला ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इससे हमारे को पता लग जाता है किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, किसकी पॉजिटिव होगी, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, एक्सोथर्मिक कैसे होगी, एंडोथर्मिक कैसे होगी। तो इस ग्राफ में मैंने दोस्तों सब कुछ लिखा है। तो ये बहुत ग्राफ नहीं दोस्तों, इस टेबल में सब कुछ है। ठीक है, तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। ये दोस्तों इससे 100% क्वेश्चन आता ही आता है, या तो मेडिकल वालों को आ जाएगा या नॉन मेडिकल वालों को आ जाएगा, किसी ना किसी को ज़रूर आता है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन से। या तो मेडिकल वाले केमिस्ट्री पोर्शन में डाल देंगे या नॉन मेडिकल वाले केमिस्ट्री पोर्शन में डाल देंगे। तो ये वाला टॉपिक दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो ये दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँगा, एक ही एग्जाम्पल दूंगा इन तीनों टर्म्स को समझाने के लिए। मान लो आप एक गैस पे पैन, मान लो गैस पे एक किसी, यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास क्या है, हीट का सोर्स है, ये क्या है, हीट का सोर्स है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कोई पैन रख दिया, ड्राइंग तो मेरी वैसे दोस्तों बहुत गंदी है, तो आप समझ लेना कि ये क्या है, पैन है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, पैन है, और ये पैन में क्या है दोस्तों, एक कोई जिसको हम पैन को उठाने के लिए रखते हैं दोस्तों, डंडी जैसी, तो ये पैन की डंडी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, इसको गर्म किया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि इसमें कोई लिक्विड है दोस्तों, इतना क्या है, लिक्विड इसमें। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, अगर अगर हमारे पास ये लिक्विड, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारे पास इस पैन की डंडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम खाना पकाते हैं तो जो भी हमारे पास बर्तन होता है, तो बर्तन का जो भी, अगर मान लो बर्तन स्टील का है तो पूरी स्टील पीछे तक क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। कई जगह हमारे पास डंडी में प्लास्टिक किया होता है, प्लास्टिक फोल्ड किया होता है ताकि वो गर्म ना हो।
ठीक है दोस्तों। तो पूरे जो पीछे तक हमारे पास, क्योंकि हीट तो हमने यहाँ दिया, हीट क्या हुआ, ये हमारे पास पैन गर्म हुआ तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में हिलते रहते हैं, आपस में कोलिजन करते रहते हैं। इन कोलिजन की वजह से क्या होता है दोस्तों, हीट ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर होता है तो ये पेन की डंडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ये दोस्तों इसको बोलते हैं हम कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और कन्वेंशन क्या हुआ दोस्तों, अब कन्वेंशन क्या हुआ कि ये हमेशा कंडक्शन किस में होता है दोस्तों, सॉलिड्स में होता है। किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। कन्वेंशन क्या हुआ दोस्तों, अब क्या हुआ कि जब हमने क्या किया था, यहाँ से हीट किया था, हीट की वजह से क्या होगा, जो इसके अंदर लिक्विड था रखा, जो इसके अंदर लिक्विड था रखा, वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्म हो गया। ठीक है। अब हमने तो डायरेक्ट दूध को तो नहीं रखा गैस पे, हमने क्या रखा था, पैन रखा था। उस पैन की वजह से जो अंदर लिक्विड गर्म हुआ, वो दोस्तों क्या है, वो है कन्वेंशन। और इस पैन की वजह से क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास पैन की डंडी गर्म हुई, क्योंकि गैस तो यहाँ जैसे यहाँ पे गर्म कैसे हुआ, यहाँ पे गर्म हुआ कंडक्शन की वजह से। और इस पैन में जो हमने दूध रखा हुआ था, वो दूध जो उस पैन गर्म हुआ, और पैन गर्म की वजह से दूध गर्म हुआ, तो दूध गर्म किसका एग्जाम्पल दोस्तों, कन्वेंशन की वजह से, कन्वेंशन का एग्जाम्पल है। और रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इससे जो नीचे हमने आग रखी थी, नीचे हमने क्या गैस रखी थी, इस गैस की वजह से अगर यहाँ पे जो ए वाला एनवायरनमेंट है, यहाँ पे अगर आप हाथ रखोगे तो क्या हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, डायरेक्ट रेडिएशन की वजह से। तो वो क्या होता है दोस्तों, रेडिएशन होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या रखा, एक कोई सोर्स है हमारे पास, जैसे गैस रखा है, गैस के ऊपर हमने क्या रखा, एक बर्तन रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बर्तन की ये हमारे पास डंडी है। तो दोस्तों इस गैस की वजह से अगर हमारे पास इस बर्तन जो गर्म होता है, और गर्म से जो हमारे पास पूरा बर्तन ही गर्म हो जाता है, यहाँ तक कि डंडी गर्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ कई बार वुडन की डंडी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि इसमें वुडन की डंडी क्यों लगाते हैं, क्योंकि वुडन और प्लास्टिक हमेशा क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, वो हीट ट्रांसफर नहीं करता है, तो जिसकी वजह से वो गर्म नहीं होता। ठीक है दोस्तों। तो ये किसकी वजह से हुआ, हमारे पास डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या हुए दोस्तों, कोलिजन करने से क्या हुए, वो गर्म हो गए। और यहाँ पे पहले ए वाला मॉलिक्यूल गर्म हुआ, एक आपस में रैंडमनेस की, तो इसकी वजह से ये वाला हीट ट्रांसफर कर दी, ये वाला मॉलिक्यूल गर्म हुआ। ये फिर से थोड़ा सा रैंडमनेस करवाया तो अगला मॉलिक्यूल गर्म हुआ, फिर से रैंडमनेस हुआ तो अगला मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे करके दोस्तों यहाँ तक एक गर्म हो जाती है डंडी। तो एक किसका एग्जाम्पल है, कंडक्शन का एग्जाम्पल है। और मान लो इसमें दोस्तों क्या है, एक लिक्विड है, इसमें क्या है, हमारे पास एक लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड है। ये लिक्विड किसकी वजह से गर्म हुआ दोस्तों, जो हमने नीचे पहले पैन गर्म हुआ, पैन की वजह से जो अंदर का लिक्विड गर्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हमने पानी रख दिया गैस पे, तब तो गैस ही बुझ जाएगी ना। पर अगर हमने क्या रखा, एक पतीला जैसा रखा, उस पर पहले गर्म किया, फिर उसको उसकी वजह से क्या हुआ, वो हमारे पास जो अंदर पानी था वो भी गर्म हुआ, तो वो किसका एग्जाम्पल दोस्तों, कन्वेंशन का। और अगर इस हीट की वजह से हमारे इस जो हमने यहाँ पे गैस जलाई थी, इसकी वजह से अगर यहाँ जैसे जो टेम्परेचर होगा दोस्तों, यहाँ जैसे जो टेम्परेचर आएगा, यहाँ अगर हम अपना हाथ रख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हाथ क्या गर्म फील करेगा। तो ये किसकी वजह से करता है, डायरेक्ट रेडिएशन, क्योंकि इस हीट की डायरेक्ट रेडिएशन की वजह से हम जो गर्म हो रहा है हमारा हाथ, तो वो किसका एग्जाम्पल है, रेडिएशन का। जैसे दोस्तों सन हमारे को डायरेक्ट हीट देता है, रेडिएशन देता है, बोलते हैं हम सन क्या देता है, रेडिएशन देता है, उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर क्या रहता है, गर्म रहता है, डायरेक्ट हीट की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेडिएशन बोलते हैं। तो कंडक्शन द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू कोलिजन बिटवीन नेबर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये दोस्तों एग्जांपल आते हैं इनके, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन के। ये एग्जांपल इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो यहाँ पे 3 ही एग्जांपल दे दिए हैं, आपने और भी एग्जांपल पढ़ लेने। सैंड एट बीचेस, जो सैंड होती है दोस्तों, वो भी क्या होती है दोस्तों, वो भी किसका एग्जांपल, कंडक्शन का एग्जांपल। जो हमारे बीचेस में सैंड होती है वो बिल्कुल गर्म होती है दोस्तों, जो हमारे बीचेस पे सैंड होती है वो सारी गर्म होती है, वो किसका एग्जांपल दोस्तों, कंडक्शन का। क्योंकि क्या हुआ कि सूर्य की रेडिएशन पड़ती है, सन की रेडिएशन पड़ती है, सन की रेडिएशन पड़ती है, तो सैंड यहाँ पे गर्म होती है। ठीक है, मान लो ये सैंड है, तो ये सारी सैंड क्या होती है, आपस में नेबरिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि कोलाइड करना शुरू हो जाते हैं। एक गर्म हुआ तो अगला गर्म हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगा, अगला गर्म हो जाएगा, अगला, ऐसे ऐसे करके पूरी सैंड क्या हो जाती है दोस्तों, गर्म हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कंडक्शन का। कन्वेंशन का देखो, हीटिंग ऑफ मिल्क इन ए पैन, पैन में जो मिल्क की हीटिंग हो रही है वो किसका एग्जाम्पल है, कन्वेंशन का। ठीक है। द हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस, लिक्विड और गैस में जो हीट ट्रांसफर हुआ,
लिक्विड एंड गैस में हीट ट्रांसफ़र हुआ उसको क्या बोलते हैं हम, हाई टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, कन्वेंशन बोलते हैं। और कंडक्शन हमेशा सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड में ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं दोस्तों, बहुत नज़दीक होते हैं, तभी तो निर्भर करेगा। अगर मॉलिक्यूल्स ही दूर है तो वो हिलता रहेगा अपनी स्टेट पे, तो इस तक तो पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा नज़दीक क्लोजली पैकेट होते हैं, तो क्लोजली पैकेट की वजह से क्या होता है, कंडक्शन होती है। ठीक है, और कन्वेंशन क्या है, लिक्विड दूर दूर है फिर भी क्या हो, उसमें हीट गर्म, हमारा लिक्विड क्या हो गया, गर्म हो गया, कन्वेंशन। और रेडिएशन क्या होती है, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट इन्वॉल्विंग द मॉलिक्यूल। इसमें दोस्तों कोई मॉलिक्यूल्स थे नहीं, इसमें क्या थी, डायरेक्ट रेडिएशन थी, किसी मॉलिक्यूल्स की वजह से कुछ थोड़ी गर्म हुआ, इसमें क्या थी, डायरेक्ट रेडिएशन की वजह से कोई चीज़ अगर गर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, हम रेडिएशन बोलते हैं। जैसे दोस्तों माइक्रोवेव्स, ये क्वेश्चन आया था, माइक्रोवेव दोस्तों किसका एग्जांपल है, रेडिएशन का। क्योंकि माइक्रोवेव्स में हम क्या रखते हैं दोस्तों, अंदर डायरेक्ट खाना रख देते हैं, खाना रख देते हैं माइक्रोवेव्स में डायरेक्ट, और उसको टेम्परेचर सेट कर देते हैं, वो पूरा खाना क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट रेडिएशन से गर्म होता हो। तो माइक्रोवेव्स किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, रेडिएशन का। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हम इंपॉर्टेंट MCQs। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन्वॉल्व्स व्हाइल यू बॉयल वाटर इन पॉट। तो इसका आंसर दोस्तों आप खुद देंगे, अभी अभी पढ़ के हटे हम। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन्वॉल्व्स व्हाइल यू बॉयल वाटर इन पॉट। तो दोस्तों इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। जब हम पानी को बॉयल करते हैं, जब वाइल बॉयल होता है जब हमारा पानी किस में, एक वाटर पॉट में, तो कौन सी काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होती है दोस्तों, कौन सी होती है। जैसे दूध गर्म हुआ, किसकी वजह से हुआ था, कन्वेंशन की वजह से। पानी गर्म होगा तो किसकी वजह से होगा, कन्वेंशन की वजह से। तो पहले का सी आंसर। दूसरा, वाटर इज यूजुअली हीटेड, वाटर किसकी वजह से हीटेड होता है, जैसे दूध किसकी वजह से हीट हुआ, किसका एग्जाम्पल था, कन्वेंशन। इसका आंसर क्या है दोस्तों, कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेफ्रिजरेटर किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, अभी अभी पढ़ा था हमने, मैंने एग्जाम्पल दिए थे, आइसोथर्मल किसका, एट कांस्टेंट, आइसोथर्मल क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रोसेस, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक प्रोसेस में जिसमें हीट ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होती। तो नेक्स्ट हमारे पास, हीट एंड वर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये दोस्तों हीट और वर्क किसका एग्जाम्पल है, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, या बोथ है, ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों दो, ये इसका क्या होगा, बोथ ए एंड बी। हीट और वर्क किसका एग्जाम्पल दोस्तों, पाथ फंक्शन, नहीं सॉरी दोस्तों, इसका होगा पाथ फंक्शन। हीट और वर्क किसके एग्जाम्पल दोस्तों, पाथ के। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन तो दोनों कभी हो ही नहीं सकते दोस्तों। तो हीट और वर्क किसका एग्जाम्पल है, पाथ फंक्शन के। तो थर्ड फोर्थ का भी क्या होगा दोस्तों, ए ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास, दी इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग दीज क्वांटिटीज, इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है दोस्तों। तो बताएंगे आप, मास है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, या मास पर वॉल्यूम है दोस्तों। इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या थी दोस्तों, विच इज़ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट थी किसकी, अमाउंट और साइज़ की। तो मास तो हमारा इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम भी डिपेंडेंट है, एंथैल्पी भी डिपेंडेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या हमारे पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास गलत है, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। द रिलेशन ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस, एच माइनस टी डेल्टा एस, ये किसका रिलेशन दोस्तों, किसने दिया था, बोल्ट्जमैन ने दिया था, फैराडे ने दिया था, थॉमसन ने दिया था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गिब्स वाला। ये कौन सा रिलेशन दोस्तों, गिब्स एनर्जी के नाम से भी बोलते हैं हम इसको, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर ए स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस दी फ्री एनर्जी चेंजेस, अभी अभी पढ़ के हटे दोस्तों हम कि स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस होता है तो फ्री एनर्जी क्या होती है, तो रिलेशन क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए दोस्तों, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एच नेगेटिव है तो प्रोसेस कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें पूछा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस के लिए गिब्स की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप सारे कमेंट बॉक्स में देंगे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट दोस्तों, यूनिट नहीं सॉरी, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है एंथैल्पी का।
डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है, या डेल्टा एच इज इक्वल टू यू माइनस पी वी है, या डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी है, या डेल्टा एच इज इक्वल टू यू माइनस पी डेल्टा वी है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सारे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को यह वीडियोस अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।